ओके, तो चलो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर लिया मैंने। अच्छा देखो, आज क्या करना है ना, आज ना जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन करना है। आज आप लोग ना, अगर आपने आपको जीएसटी एज ए जीएसटी कंसल्टेंट अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हो ना, जैसे जीएसटी का एक बहुत ही अच्छा मार्केट है सर। और आज ही तो निर्मला सीतारमन ने वो आपका आत्मनिर्भर भारत का प्लान, आप लोग शायद पता है कि आत्मनिर्भर भारत का कोविड के टाइम पे इसका प्लानिंग स्टार्ट किया गया था, जब कोरोना का स्टार्टिंग स्टेज था। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने करीब 20,000 करोड़ का एक पैकेज डिक्लेयर किया था। तो उस पैकेज को अभी धीरे धीरे अपोर्शन कर रहा है, और आत्मनिर्भर भारत का जो मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर एक काम चल रहा है। तो इस पे ये जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान होगा सर, क्योंकि जितना बिजनेस आएगा उतना जीएसटी देने का लोग भी आएगा, मतलब जीएसटी पेबल लोग भी आएंगे। तो बिजनेस होगा, जीएसटी पेमेंट होगा, गवर्नमेंट का इनकम होगा, देश का तरक्की होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, सब कुछ कनेक्टेड है। जीएसटी से गवर्नमेंट को 18% के आसपास का रेवेन्यू आता है सर। 18%, अगर पूरा देश को चलाने में 100 रुपीज लगता है तो 18 रुपीज कमिंग फ्रॉम दी जीएसटी। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जीएसटी। तो आज क्या पढ़ोगे, जानते हो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का मैंडेटरी नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का क्या क्या तरीका है, क्या तौर है, ये सब आज का चैप्टर का डिस्कशन पॉइंट है। तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा चीजें एकदम कंप्लीटली बता देता हूँ। बताना सर, स्क्रीन शो हुआ है कि नहीं हुआ? रोशनी, ज्योति, स्क्रीन शो हुआ है सर? हाँ सर। ओके, तो देखो नेचर, सबसे पहले तो जीएसटी में मैं बात अभी करूंगा आपको नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पैन बेस्ड। पैन आप लोग जानते हो ना सर, परमानेंट अकाउंट नंबर। आप सबका पैन है ना? हाँ है ना? तो वही वाला पैन है सर, परमानेंट अकाउंट नंबर। मतलब जो पैन कार्ड हम लोगों के पास है वो पैन बेस्ड ही है इसका रजिस्ट्रेशन। बेसिकली पैन आपको डिनोट करता है, मतलब ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेनली है सर। आप देखना पैन में लिखा भी होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल के, ठीक है। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली इसको देखता है, और उसके थ्रू से पैन से ये पता चलता है कि भाई देश में कितना टैक्सेबल पर्सन है, कितना लोग टैक्स भरने लायक है, इसका एक आइडिया गवर्नमेंट को मिल जाता है। इसलिए पैन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो उसी पैन के ऊपर डिपेंड करके ही आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी आप एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर काम चालू करोगे, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी से चालू कर सकते हो, सीरियसली चालू कर सकते हो। इवन सीएस बनने से पहले भी चालू कर सकते हो, बिकॉज ये आराम से हो सकता है। और आप अपने अपने लोकल एरिया में चालू कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट प्लेटफॉर्म बनाओ। मैं इतना बताऊंगा कि अपना जो भी आप लोग नॉलेज ले रहे हो, सीए में कर रहे हो, यू ऑलरेडी मतलब आपके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि आप आराम से अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। एक सिंपल सोशल साइट बनाओ सर, एक वेब पेज बनाओ, लोकल मार्केट में थोड़ा प्रमोट करो अपने लोकल जो भी पॉपुलरिटीज है, जो भी छोटा मोटा, जो भी थोड़ा छोटा मोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पहचान है, उसको यूज करो और आप लोग धीरे धीरे चालू कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इज जीएसटी पैन एंड स्टेट स्पेसिफिक। हर एक स्टेट का अपना अपना स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन प्रोसीडियर है सर। वन रजिस्ट्रेशन पर यूनियन टेरिटरी, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब हर स्टेट का अपना अपना वन रजिस्ट्रेशन। या फिर अगर आप यूनियन टेरिटरीज में हो इंडिया में, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए, यूटीज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। मतलब यूटी और स्टेट के ऊपर डिपेंड करके वन रजिस्ट्रेशन, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। However, a business entity having separate place of business, अगर आप एक business entity हो और अगर आपका अलग अलग एरिया में अलग अलग बिजनेस है, इन स्टेट में ऑप्ट इन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आपका हर एक स्टेट में अलग अलग बिजनेस है तो फिर हो सकता है कि आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, मे ऑप्ट इन, बट हाँ वन सिंगल रजिस्ट्रेशन पे भी आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हो। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर को क्या कहते हैं सर? जीएसटीआईएन क्या कहते हैं, प्लीज याद रखिएगा। जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये 15 डिजिट का नंबर होता है सर, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ सर, ये 15 डिजिट नंबर होता है
and the certificate of registrations incorporating therein this GSTIN is made available to the applicant on the GSTN common portal. ये कहाँ मिलता है सर? GSTN कॉमन पोर्टल में मिलता है। GSTN कॉमन पोर्टल मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का कॉमन पोर्टल। मैं आपको एक बार इसका एक छोटा सा हाईलाइट जरूर दिखाऊंगा कि GSTN का जो कॉमन पोर्टल है ये कैसा होता है, आप एक बार देख लो। जब आप लोग ऐसे प्रैक्टिस काम करोगे ना, तो आप एज ए प्रैक्टिशनर्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, एज ए चार्टर्ड सीएस या फिर एज ए सीए में जब आप लोग इसका काम करना चालू करोगे तो आप कहाँ जाके काम कर सकते हो? एक सेकेंड, कोई ज्वाइन कर रहा है। ओके, कहाँ जाके काम कर सकते हो? आप काम कर सकते हो जीएसटी कॉमन पोर्टल में। ये जीएसटी पोर्टल www.gst.government.in, ठीक है। ये साइट आप सबको दिख रहा है ना सर? ठीक है। गुड इवनिंग मौसमी, अनेक लेट कोल्ली। ओके, दिस इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो एरिया है, यहाँ यहीं पर जाके आप ये कॉमन पोर्टल में इधर से आप अलग अलग जो भी है सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर सर्विस है, रजिस्ट्रेशंस, न्यू रजिस्ट्रेशंस, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यूजर सर्विस, रिफंड्स, यूए बिल, इस पे भी बात करेंगे सर। यूए बिल का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाउ मतलब यहाँ पर जाके भी आप ना अपना अपना अपडेट ले सकते हो सर। जो भी अपकमिंग ड्यू डेट्स आप देख सकते हो, अलग अलग फॉर्म के बारे में आप देख सकते हो, लॉट्स ऑफ थिंग जो प्रैक्टिकल्स में आप देख सकते हो। मतलब अल्टीमेटली जो भी काम करते हैं जीएसटी में तो इसी यहीं पर जाके काम करते हैं सर। टैक्स पेयर सर्च कर सकते हो, GSTIN, UIN में सब बताऊंगा आज आपको कि GSTIN क्या है, UIN क्या है, ठीक है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, आज थोड़ा और पता चल जाएगा। पैन नंबर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको भी बताया, तो पैन के थ्रू से आप कैसे कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना सर? जो भी बात मैं आज करने वाला हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो एज ए जीएसटी कंसल्टेंट जब आप लोग काम करना चालू करोगे तो आप लोग बहुत ही इजीली इस पर्टिकुलर जीएसटी कॉमन पोर्टल के थ्रू से आप अपना अपना काम कर सकते हो, ठीक है सर। तो ये रहा आपका एक ओवरव्यू, जो इस साइट को आप लोग खुद विजिट करना, और विजिट करके आपको और अलग अलग पता चलेगा सर। ये जीएसटी का गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ओके चलो नेक्स्ट। However, a business entity having separate place of business in a state may obtain separate registrations. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। GST identification number called GSTIN, ये 15-digit number होता है, and a certificate of registrations incorporating therein this GSTIN is made available to the applicant on the GSTN common portal. अच्छा, registration under GST is not tax specific. ये GST में जो registrations होते हैं ना, इसमें कोई tax specific registration नहीं होता है कि भाई इसका इतना पेमेंट है तो इसको ऐसा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दैट इज सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस। मतलब अगर आप सीजीएसटी पे करोगे तो अलग रजिस्ट्रेशन, एसजीएसटी पे करोगे तो अलग रजिस्ट्रेशन, यूटीजीएसटी पे करोगे तो अलग रजिस्ट्रेशन, आईजीएसटी पे करोगे तो अलग रजिस्ट्रेशन, एंड सेस पे करोगे, सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, आप लोग जानते हो सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, तो ये सेस पे करोगे तो अलग रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सेस भी अलग से होता है सर। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग टैक्स के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस, सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस। क्या अभी तक का जो बातें हैं सर ये समझ में आया? प्लीज बताइएगा। नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी क्लियर हो रहा है? ज्योति, मौसमी, बताओ। हेलो। है सर। हाँ सर, पर एक पॉइंट सर बोलना था। बोलो बोलो। ये थर्ड पॉइंट पे है ना, बिजनेस एंटिटी हैविंग सेपरेट प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे पैन तो सेम ही होगा ना सर? हाँ, पैन सेम रहेगा, पैन सेम रहेगा, बस आपका सप्लाई का एरिया चेंज हो जाएगा ना। हाँ, आपका सप्लाई का एरिया चेंज हो जाएगा, तो दैट्स वाई आप अलग एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। आज तो क्या करूँगा मैं कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह सब कुछ बताऊंगा। फिर मैं आपको आप लोगों के साथ ना केस स्टडीज शेयर करूंगा, ठीक है। केस स्टडीज मतलब रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो रियल लाइफ केस स्टडीज है उसको मैं शेयर करूंगा। तो प्लीज, स्टोरी जैसा है सर, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहानी है,
कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर बेस करके क्या क्या कहानी बना है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मैं आज ही शेयर करूंगा, ये नोट्स के साथ ही शेयर करूंगा, तो प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। तो जो भी मन में डाउट है एक बार गो थ्रू करिएगा, फिर मुझे क्लास में पूछिएगा सर ये केस स्टडी मुझे समझ में नहीं आया। इफ एनीथिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज मुझे बताना, अदरवाइज केस स्टडीज बड़ा ही सर सिंपल लैंग्वेज में है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। पर्सन्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, अब बात क्या है सर कि कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। पर्सन्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन दोज हु एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब एक लिमिट है सर, तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसको जो क्रॉस करेगा, जो एक्सीड करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट एलाबोरेटेड सेपरेटली इन द डायग्राम। चलो मैं आपको डायग्राम नीचे आता हूँ, लेकिन बिफोर दैट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, अच्छा अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप अपना बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन समझते हो ना, सपोज मानो कि ज्योति के पास कोई बिजनेस है, वो बिजनेस रोशनी ले रहा है, ज्योति के पास कोई बिजनेस है, ज्योति टू रोशनी, तो जो बिजनेस इतना देर से ज्योति का था अब वो बिजनेस रोशनी का हो गया, तो ये सक्सेशन हो गया ना सर। इतना दिन ज्योति के नाम पे बिजनेस था, अभी रोशनी के नाम पे बिजनेस है, तो क्या ये सक्सेशन इश्यूज नहीं हो रहा है? हेलो है दादा। तो जब सक्सेशन इश्यूज के थ्रू से रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन से अगेन करना पड़ेगा, क्योंकि नाम चेंज हो रहा है, बिजनेस का ओनरशिप चेंज हो रहा है, तो इन दैट केस आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो ट्रांसफरी मतलब जिस पे ट्रांसफर हो रहा है सर, ट्रांसफरी लायबल टू रजिस्टर्ड फॉर द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, जिस दिन उसका डेट बिजनेस सक्सेशन हो रहा है उस दिन से उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। इन केस ऑफ एमालगमेशंस, इन केस ऑफ एमालगमेशंस मतलब आप लोग समझते हो ना, जैसे सपोज एबी कंपनी एंड बीसी कंपनी, ये तो अकाउंट्स का ही पॉइंट है। एबी कंपनी एंड बीसी कंपनी दोनों अलग अलग कंपनी से, दोनों कंपनी का एमालगमेशन हो रहा है, मतलब दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ क्या है सर, जुड़ रहा है। जैसे रिसेंटली एक एमालगमेशन हुआ है, बताओगे क्या कंपनी का नाम हुआ है? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया, हाँ, वोडाफोन प्लस आइडिया, ठीक है, ये एक एमालगमेटेड कंपनी है, नाम हो गया सर भी, साइन कुछ ऐसा दिया है, मतलब आई जो है उल्टा आई दिया है, देखे हो क्या सर? है दादा, है ना, उल्टा आई से है, तो वी। तो एग्जैक्टली इन केस ऑफ एमालगमेशंस मतलब अभी अलग से वोडाफोन भी नहीं है, अलग से आइडिया भी नहीं है, एक न्यू कंपनी है, तो एमालगमेटेड कंपनी। डीमर्जर मतलब पहले मार्ज हुआ था अभी अलग हो गया, पहले मार्ज हुआ था, ठीक है। मर्जर एमालगमेशंस में अकाउंटेंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है सब में, कि किसको एमालगमेशंस बोलते हैं, किसको मार्जर कहते हैं। तो आप समझ लेना अभी कि इन केस ऑफ एमालगमेटिंग एंड डीमर्जर मतलब पहले एक था अभी अलग हो गया, ठीक है। तो उस इन दैट केस आल्सो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो आपको इन दैट केस भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच रजिस्टर ऑफ कंपनीज इश्यूज इनकॉर्पोरेशंस सर्टिफिकेट गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एटसेट्रा, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा, अच्छा और एक पॉइंट सर, ये जो लिमिट है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो लिमिट टर्नओवर पे डिपेंड करता है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ये टर्नओवर पे डिपेंड करता है, और टर्नओवर का कैलकुलेशंस किस पे डिपेंड करता है, ये प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिमिट डिपेंड करता है टर्नओवर पे, तो ये टर्नओवर किस पे डिपेंड करता है ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए। टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब सेम स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इक्वल्स टू आपका आ जाता है एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, जो भी टैक्सेबल चीजों का सप्लाई आप दे रहे हो उसके साथ अगर कुछ एग्जेम्प्टेड है तो भी जोड़ो, अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका भी वैल्यू जोड़ो, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहे हो तो उसका भी वैल्यू को आपको लेना चाहिए, सब मिला के आपको मिल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस फॉर सेम पैन। ज्योति क्लियर है बात? हाँ सर। सेम पैन, अगर एक ही पैन है तो ऑल ओवर इंडिया में आप जहां जहां अपना बिजनेस बनाओगे उसका एक ही पैन से आपका टर्नओवर काउंटिंग होगा, कि भाई इस पर्टिकुलर बंदा इस पर्टिकुलर पैन के नाम पे क्या क्या टोटल टर्नओवर किया है। दैट्स अ सिंपल थिंग। चलो सर, अभी आपको मैं बताऊंगा थ्रेशोल्ड लिमिट।
अब क्या है ये थ्रेशोल्ड लिमिट? थ्रेशोल्ड लिमिट बड़ा गजब का है सर। इंडिया है अपना, ठीक है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग रूल्स। इतना बड़ा कंट्री है, इसका हर 150 किलोमीटर चेंज होता है ना, तो लैंग्वेज बदल जाते हैं। फिर लैंड का जो क्राइटेरिया है, ज़मीन का हिसाब बदल जाते हैं, तो इसलिए लिमिट का भी थोड़ा बहुत बाइफर्केशन है। आप कुछ ऐसे समझ लो कि स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस। मतलब अगर आपका लिमिट, मतलब टर्नओवर का जो बात है सर, एग्रीगेट टर्नओवर, ये अगर 10 लाख तक का है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, तो आपको जीएसटी में लाना पड़ेगा। मतलब अगर आप 10 लाख से ज्यादा करते हो तो जीएसटी रजिस्टर करना, अदरवाइज नहीं। इसमें आ जाते हैं सर मणिपुर, ठीक है, द ज्वेल ऑफ इंडिया। मणिपुर को इंडिया का ज्वेल कहा जाता है सर। मिजोरम मणिपुर का ही पड़ोसी है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है ये लोग। नागालैंड एंड त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो 4 स्टेट्स है इंडिया का, इसके लिए 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर ये अरुणाचल प्रदेश है, इन चारों को ऊपर में है, थोड़ा सा हिमालयंस में आ जाता है सर। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी जिसको आप लोग जानते हो, एंड तेलंगाना, ये जो स्टेट्स है इनकी केस में 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है। एंड स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विस एंड 40 लाख फॉर गुड्स। मतलब अगर सर्विसेज है तो 20 लाख का, और अगर गुड्स है तो 40 लाख का। तो इस केस में आपका लिमिट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए, आसाम के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, नॉर्मली इसका नाम इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज इन लोगों को कभी कभी स्पेशल बेनिफिट मिला है, बट करेंटली जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल एंड ऑल अदर स्टेट्स सबको ये आ जाते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट इनके लिए क्या है, 20 लाख तक फॉर द सर्विस एंड 40 लाख फॉर द गुड्स, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना सर? अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है ऐसा, ठीक है। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा का 10 लाख, गुड सर्विस सब मिला के। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, इसके लिए गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए 20 लाख। एंड अगर आप जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड एनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बाकी जितना सारा स्टेट बचा है सर, सर्विस हो तो 20 लाख का लिमिट है, और गुड्स हो तो 40 लाख का लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए। सर पॉइंट समझ में आ रहा है सर? हेलो, हाँ सर। अब सर बात करना है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब करना है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन द सेंस, मतलब ऐसा लिमिट वगैरह छोड़ो, मतलब लिमिट में आओगे तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट क्रॉस करोगे तो। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, जैसे कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हो, मतलब अगर आप इंडिया के एक स्टेट से दूसरा स्टेट में आप अगर सप्लाई करते हो, तो अगर आप स्टेट चेंज करके सप्लाई करते हो ना, तो आपको मतलब चाहे आपका लिमिट हो ना हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा जीएसटी में। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब आप सपोज मानो कि वेस्ट मणिपुर में हो, मणिपुर में आप टैक्सेबल हो, बट आप वेस्ट बंगाल में टैक्सेबल नहीं हो। बट अगर आप वेस्ट बंगाल में भी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो इन दैट केस आप वेस्ट बंगाल में क्या कहलाओगे जानते हो? वेस्ट बंगाल में आप कहलाओगे कि यू आर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ रहा है सब? मणिपुर में आप टैक्स पे करते हो, ठीक है, बट वेस्ट बंगाल में आप न्यूली बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो इन दैट केस, एक सेकेंड, इन दैट केस अगर आप मणिपुर में आप नॉर्मली टैक्स पे करते हो, बट वेस्ट बंगाल में आप टैक्स पे नहीं करते, तो वेस्ट बंगाल में आप क्या बन गए सर? वेस्ट बंगाल में आप कैजुअल पर्सन बन जाओगे। आप बात समझ रहे हो मेरा? हेलो, हाँ सर। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में कैजुअल पर्सन बन रहे हो, बिकॉज आप नॉर्मली इधर नहीं करते हो, कभी कभी करना चाहते हो या फिर न्यूली एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो इसलिए आपको क्या किया जाएगा,
आपको टैक्सेबल होना पड़ेगा सर, आपको टैक्सेबल होना पड़ेगा इधर, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये देखो सर, मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा था, दिस इज आवर मणिपुर एंड दिस इज आवर वेस्ट बंगाल। आप मणिपुर में नॉर्मली बिजनेस करते हो, बट वेस्ट बंगाल पे आप नॉर्मली बिजनेस नहीं करते हो, तो आप चाहते हो कि आप यहाँ पर एक न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस बनाना चाहते हो, तो अगर आप इधर करना चाहते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस में टैक्सेबल होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दैट्स द सिंपल थिंग। मतलब शायद इससे पहले आप रजिस्टर्ड नहीं थे, बट क्योंकि आप कैजुअल बन रहे हो किसी स्टेट में जाके, तो इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? हाँ सर। बोलो सर, जैसे कि लाइक इम्फाल से कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ आकर के लाइक उसका जो भी बिजनेस है वो कैरी ऑन करने के लिए यहाँ से अगर कुछ प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा है एंड देन फिर वहाँ पे तो ऐसे अनरजिस्टर्ड होकर के कैरी ऑन कर लिया, लेकिन बट देन अगर वो इन केस बोलेगा कि वेस्ट बंगाल पे भी बिजनेस करना है न्यूली स्टैब्लिश, तो फिर उसको रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब अगर आप मोर देन वन स्टेट में बिजनेस करना चाहते हो, आप मणिपुर में बिजनेस कर रहे थे अनरजिस्टर्ड हो, बट आप वेस्ट बंगाल में भी आके बिजनेस अनरजिस्टर्ड वे में करना चाह रहे हो, लेकिन बात वही है कि मतलब ये अगर पता चल जाए ना, तो इन दैट केस मतलब बात यही है कि आपको ये आप कैजुअल टैक्सेबल हो जाओगे, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल, या फिर ऐसा भी आप मणिपुर में टैक्सेबल हो, मणिपुर में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप न्यूली करना चाहते हो वेस्ट बंगाल के थ्रू से, तो ये बात भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप मोर देन वन स्टेट में जा रहे हो, तो मतलब इन लोगों के लिए क्या हो जाएगा ना, कंपलसरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करना, कंपलसरी, कैजुअल होने से आप कंपलसरी हो जाओगे, मतलब उसमें लिमिट वगैरह नहीं देखा जाएगा, लिमिट नहीं देखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन मस्ट है, चाहे टैक्स पे करो ना करो, रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ऐसे भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो कि रजिस्ट्रेशन करने से ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट नॉर्मली वही रजिस्टर्ड करता है जिनको टैक्स देना होता है, ठीक है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का भी स्कीम है, आगे बताता हूँ सर, देखो persons receiving supplies on which tax is payable by recipient on reverse charge basis। सर ये तो आप लोग जानते हो ना, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, मौसमी ने शायद नहीं किया, बाद में बताऊंगा, मौसमी बताओ रिवर्स चार्ज में क्या होता है। रेसिपिएंट टैक्स पे करते हैं, जो रेसिपिएंट नॉर्मल केस में सप्लायर टैक्स पे करता है, नॉर्मली सप्लायर पे करता है, जनरल इन जनरल सेंस सप्लायर पे टैक्स, बट आरसीएम के केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में जो रिसीवर होते हैं सर, रिसीवर ऑफ गुड्स, ऐसा जैसे कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रिसीवर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, हम लोग इसके ऊपर क्लास किए थे सर, रिसीवर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है, इनके केस में जो रिसीवर है उनको टैक्स पे करना पड़ता है, तो जो आरसीएम पे रहता है सर, रिवर्स चार्ज के थ्रू से रहता है, उनको भी रजिस्टर करना कंपलसरी है। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब सर वो लोग जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहते हैं, जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहते हैं, बट कभी कभी इंडिया में आके वो बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट्स में, मतलब आप शायद मतलब बाहर कहीं भी रहो, आप यूनाइटेड यूएई में रहो, सऊदी अरब में रहो, ईरान में रहो, अफगानिस्तान में रहो, या फिर यूरोपियन नेशंस में रहो, दैट्स डजंट मैटर, ये यूरोप में आ गए सर, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन अगर आप कभी भी इंडिया आते हो और इंडिया के किसी भी स्टेट्स में, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, चाहे आप ईस्ट इंडिया में आ जाओ, चाहे आप नॉर्दर्न इंडिया में आ जाओ, चाहे आप वेस्टर्न इंडिया में आ जाओ, आप किसी भी पार्ट से, चाहे आप साउथ में चले जाओ, आप किसी भी पार्ट्स ऑफ इंडिया से अगर किसी भी स्टेट से बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर आप क्या बन जाओगे सर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे, तो इन दैट केस आपको भी रजिस्टर करना जरूरी है, आपको भी रजिस्टर करना जरूरी है, ठीक है।
अच्छा, इस पॉइंट में एक चीज बता दो आपको कि जैसे कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट का जो केस था कि गुड सर्विस के केस में 10 लाख, किसी के लिए 20 लाख, इसका एक याद रखने का बहुत ही गजब का तरीका है। जैसे आपने वहां पर देखा, अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो आप ये कभी गलती नहीं करोगे कि नॉर्थ ईस्ट का जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनके लिए 10 लाख का थ्रेशोल्ड बनाया गया है। अच्छा, फिर 20 लाख का थ्रेशोल्ड में अरुणाचल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है। तेलंगाना इधर आएगा सर, मेघालय। हाँ मेघालय है, मेघालय इधर है। मतलब ये 1 2 3 4, ठीक है, और तेलंगाना है। और क्या रह गया सर? अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड दिखा मैंने, सिक्किम दिखाया, अरुणाचल दिखाया, मेघालय दिखाया। यहाँ पर आ जाता है आपका तेलंगाना, ये नीचे आता है, कहाँ गया, ये रहा तेलंगाना, साउथ का पार्ट है, हैदराबाद को तोड़ के बनाया गया सर। तो ये रहा आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को तोड़ के। और एक रह गया पुडुचेरी, पुडुचेरी आपका आता है इधर। तो बस थोड़ा सा ना इंडिया को ना कभी कभी जरूरत पड़े तो गूगल आर्ट में जाओ और पूरा दुनिया को देखते रहो तो आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। पुडुचेरी चेन्नई के पीछे आता है सर। ये रहा पुडुचेरी, दिख रहा है सर, दिस इज पुडुचेरी। तो ये आपका 20 लाख के कैटेगरीज में आते हैं। और गुड्स सर्विस के लिए 20 लाख और बाकी से गुड्स के लिए 40 लाख का कैटेगरी में। उसमें नॉर्मली जम्मू कश्मीर को मैक्सिमम टाइम पे स्पेशल स्टेटस मिलता था, पर फिलहाल तो नहीं है सर। जम्मू कश्मीर हो या फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो या फिर आसाम हो, आसाम को भी कभी कभी अलग पॉइंट में रखा जाता था, बट फिलहाल बाकी भारत के साथ उनको एक ही साथ लाया गया है। तो ये अपने अपने बिजनेस के अनुसार, स्टेट्स का अपना अपना सिस्टम के अनुसार लाया गया है। हर एक स्टेट का अपना अपना ओन डिमांड होता है सर तो सबका बात मानना पड़ता है, सबके साथ मिलके चलना पड़ता है। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्लियर है सर, बताना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है, समझ में आया? मौसमी, रोशनी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्लियर है ना? है दादा। है सर। A person who supplies on behalf of some other taxable persons, अगर कोई किसी के करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बिजनेस का एजेंट हो, प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई करते हो, तो ये जो एजेंसी बिजनेस है ना सर, एजेंसी लेके बिजनेस करने वाला जो सप्लायर है, ये इसका भी लिमिट नहीं पूछा जाता। इनके केस में भी ना, अगर आप किसी का एजेंट हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एजेंसी बिजनेस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी मैटर पे कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंस न्यू दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंस न्यू दिल्ली, ये रहा हमारा न्यू दिल्ली, दिस इज आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ से ऑपरेट करता है सर। इंडिया का थोड़ा सा नॉर्थर्न के साथ कनेक्टेड पॉइंट, बट थोड़ा बीचों बीच है। न्यू दिल्ली सेंट्रल है और इसके साथ स्टेट्स, तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी है ये, सीजी, और बाकी स्टेट्स बिहार हो, झारखंड हो, जो भी स्टेट्स है, राजस्थान हो, अपने अपने स्टेट के अनुसार, यूपी हो, जो बताते हैं कि हाँ भाई इसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब केसेस था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी है, किसको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को बड़ा कनेक्ट हो रहा है और आप समझ भी पा रहे हो। अभी मैं बात करूंगा सर पॉइंट पे, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी जीएसटी का वो वाला पॉइंट है जिसपे आपको ये पता चलेगा कि कौन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाध्य नहीं है सर। नॉट लायबल, यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। जैसे कि पर्सन्स एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ नॉट लायबल टू टैक्स, जिस गुड्स में ही जीएसटी नहीं है। आप लोगों को मैंने जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स का लिस्ट दिया था, याद है सर? जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स
जो लोग मार्केट में, सब्जी मार्केट में फ्रेश वेजिटेबल्स जो खुले में बिकते हैं सर, पैकेजिंग गुड्स फ्रिज नहीं सर, जो खुले में बिकता है सर, नॉर्मल वेजिटेबल मार्केट में जो बिकता है, जैसे कि इस टाइप ऑफ, इसका एक लिस्ट में बताया था आप लोगों को। तो जो गुड्स में जीएसटी ही नहीं लगता, जिस गुड्स में जीएसटी ही नहीं लगता, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का क्या जरूरत है? अगर आप एक एग्रीकल्चरलिस्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड, एग्रीकल्चरल मतलब खेती करते हो सर, मतलब आपका काम है सर, पेशा है, फार्मर्स हो, ठीक है, या फिर फार्मर्स के साथ साथ एग्रीकल्चर में रिसर्च वगैरह भी करते हो। एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो जो भी आप खेती करते हो, खेती करके वहां से जो भी आप सप्लाई करते हो, तो उसके लिए भी उनको कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है। पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, जो सिर्फ ओनली रिवर्स चार्ज, मतलब आपका सप्लाई जो, मतलब सप्लायर जो है, आप बात समझना, सप्लायर रिवर्स चार्ज की सप्लाई करते हैं। मतलब रिवर्स चार्ज सप्लायर मतलब कौन सा? इसके केस में टैक्स किसको देना पड़ता है? रिसीवर को देना पड़ता है, रिसिपेंट को देना पड़ता है ना। हाँ। तो अगर रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट टैक्स पे करते हैं, तो फिर जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन करने का क्या जरूरत है? बात समझ रहे हो ना? जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के केस में नॉर्मल जो छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट एजेंट है, उनको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता, वो सप्लाई करते हैं, लेकिन जिस फैक्ट्री को वो सप्लाई करते हैं उनको देना पड़ता है। तो जो सप्लायर है किसी किसी केस में उनको देने का जरूरत नहीं पड़ता, तो इन दैट केस उनको जीएसटी पे करने का भी कोई जरूरत नहीं है, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का भी कोई लायबिलिटीज उस पर नहीं आता है। ये सब हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्सन्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विस, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो और आपका सर्विस 20 लाख तक पहुंचते हैं, अप टू 20 लाख तक, ठीक है, तो अप टू 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। Persons making interstate taxable supplies of notified handicraft goods, सर हैंडक्राफ्टेड गुड्स समझते हो ना, जो हाथ से बना हुआ होता है, कोई मशीन से नहीं। तो हाथ से बना हुआ चीज का एक अपना ही एक हुनर होता है सर, मतलब स्पेशलिटीज होते हैं, मतलब देयर आर सम स्पेशलिटीज ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड, मतलब सरकार नोटिफाई करके रखा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख का, अगर उसका टोटल टर्नओवर आ जाता है सर, तो उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है। 20 लाख क्रॉस करेगा तो आएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, उसके लिए भी 20 लाख तक का अगर लिमिट में वो है, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। सर बताना सर, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्लियर है सर? ज्योति, रोशनी, क्लियर ना? हाँ सर। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसुमी सुनचिस तो? हाँ सर। अब सवाल आता है, वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कब एंड कहां आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो उसको सेक्शन 22 और 24 के तहत करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों। अगर आपको रजिस्टर्ड करना है तो आपको सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के तहत रजिस्टर करना पड़ेगा। इन एवरी सच स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन विच ही इज सो लायबल, जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में वो अपना बिजनेस करते हैं, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब 30 दिन के अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन से और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब विद इन 30 दिन के अंदर it becomes liable for the registration। बिजनेस चालू करने के 30 days के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स के केस में और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स के केस में आप दोनों के बारे में जानते हो कि कौन है कैजुअल टैक्सेबल और कौन है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल्स। इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑन व्हिच ही इज लायबल एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन वो लोग बिजनेस स्टार्ट करता है उससे 5 दिन पहले उनको बताना पड़ता है। और इसके केस में बिजनेस स्टार्ट करने से 30 दिन से पहले उनको बताना पड़ता है कि भाई वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके 30 दिन के अंदर उसको बिजनेस में रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कर लेना चाहिए। और इसके केस में उसको प्रायरली बताना चाहिए
कैजुअल के केस में और नॉन रेजिडेंट के केस में बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले, जैसे कि अगर आप मणिपुर में बिजनेस ऑलरेडी कर रहे थे और आप बंगाल में आके बिजनेस करना चाहते हो तो आज से पहले आपको 5 दिन पहले सरकार मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए जीएसटी पे, तो हो जाएगा सर। अब सर बात वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का एंड यूआईएन का। सर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन मैं आपको दोनों बताता हूँ। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन क्या है सर? पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 24 में गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरीली। जो सेक्शन 22 और 24 में नहीं आ रहा है सर, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या तो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट निकल रहा है या फिर उनका कंपलसरी में आ जाते हैं, तो वो तो 22 24 में कर ही सकता है। बट अगर वो 24 में नहीं आ रहा है, 22 24 में, वो हिमसेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं वॉलंटरीली। जैसे आप वॉलंटरी इनकम टैक्स भी पे कर सकते हो, इनकम टैक्स भी जैसे आप वॉलंटरीली हो सके तो जीरो टैक्स भी पे कर सकते हो, नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। सिमिलरली जीएसटी में भी आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कभी कभी बिजनेस को ना काफी वेट मिलता है सर। आपको बता दूं, अगर आपका जीएसटी फाइल होता है ना तो बैंक लोन मिलने में सुविधा होता है। आप समझ रहे हो बात सर? बहुत सारे केस में बिजनेस को कैपिटल का जरूरत होता है। अगर आपका जीएसटी फाइल है, जीएसटी में अगर आप रजिस्टर्ड हो, जीएसटी का फाइलिंग है, थोड़ा बहुत टैक्स पे किए हो, शायद आपका लिमिट नहीं है फिर भी आप फाइल किए हो, तो यू विल गेट इजी लोन फ्रॉम बैंक। सर समझ में आ रहा है पॉइंट्स मेरा? हाँ सर। तो मे भी आपको लगता है सर कोई जीएसटी में क्यों वॉलंटरी रजिस्टर्ड करेगा, उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ऐसे हम लोग पैसा सरकार को देना नहीं चाहते हैं और इधर आपको बोल रहे हो कि वॉलंटरीली पे करेगा। सर वॉलंटरीली इसलिए पे करेगा क्योंकि उसको बिजनेस को वेटेज मिलेगा। अगर किसी को बड़ा कंपनी बनाना है जिसका ऑब्जेक्टिव हाई है, जिसको छोटा मोटा 50-60 हजार का बिजनेस नहीं करना है मंथली बेसिस में, उनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस करना है और बड़ा सा एम्पायर खड़ा करना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन का क्या डर सर? जो लाखों करोड़ों में खेलना चाहेगा, जो लाखों करोड़ों का बिजनेस का रिस्क लेना चाहेगा, तो फिर एक रजिस्ट्रेशन से वो थोड़ी ना डरेगा, है ना? रजिस्ट्रेशन से वो कभी ना डरेगा। तो एग्जैक्टली, तो जिसके पास वैल्यू बिजनेस है वो अपने आप को रजिस्टर करके अपना वेटेज बढ़ा सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईएन किसको मिलता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइज टू सम नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सर आप यूनाइटेड नेशंस हम समझते हो, यूनाइटेड नेशन समझते हो सर? इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर है। जैसे वर्ल्ड में जितना सारा कंट्रीज है, वर्ल्ड में करीब ऑफिशियली तो 210 एंड अनऑफिशियली हाँ करीब 210, अनऑफिशियली कुछ 194 के आसपास का सरकार है। इसमें से यूनाइटेड नेशंस का मेंबर सबको ही नहीं होता, बहुत सारा कंट्रीज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का मेंबर्स कंट्रीज 100 देख ले रहा है एक बार सर, 140 या 50 कुछ होगा, कितना है देखो तो। यूनाइटेड नेशंस का कितना मेंबर कंट्रीज है करेंटली? $193 मतलब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड आ चुका है। सही बोले सर। ये देखो मेंबरशिप इज नाउ 193 2011 में, धीरे धीरे बढ़ रहा है सर। एट इट्स फाउंडिंग द यूनाइटेड नेशंस हैड 51 मेंबर्स। जब ये बना था सर, जिस टाइम पे ये फॉर्मेशन हुआ था लीग ऑफ नेशंस ऑन 25 अप्रैल 1945, 50 गवर्नमेंट मेट्स इन सैन फ्रांसिस्को फॉर a conference and started drafting United Charter, which has adopted 25 June 1945 and took effect on 24th October 1945. When the United began operations pursuant on the Charter, the organization's objective including maintaining international peace and security, protecting human rights, delivering अरे बहुत वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इनका जरूरत पड़ गया एक्चुअल में, ठीक है, दुनिया लड़ रहा था सर। आप लोगों को पता है वो ये अजरबैजान के साथ लड़ाई चल रहा था, वो लड़ाई खत्म हुआ सर। ये इसके साथ लड़ाई चल रहा था ना, वार चल रहा था जॉर्जिया का ना,
हेलो, नहीं पता था सर। नहीं पता सर, अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का लड़ाई चल रहा था। ये जो दोनों नेशंस देख रहे हैं ना सर, इनका बहुत बड़ा वार चल रहा था। ये वार अभी खत्म हुआ सर, एक पीस ट्रीटी साइन हुआ। ये जो देख रहे हो ना सर बॉर्डर, यहाँ पर कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है। उस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा था। लड़ाई काफी, और उसमें तुर्की जो है अपना, तुर्की इसको आई थिंक आर्मेनिया को हेल्प कर रहा था। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली अभी थोड़ा डेटा याद नहीं है, बट रिसेंटली कल, आई थिंक कल येस्टरडे पीस साइन हुआ सर, पीस ट्रीटी साइन हुआ येस्टरडे। तो एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस ये सब काम करते हैं सर, वो कोशिश करता है ताकि लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। तो आप समझ रहे हैं ना सर, यूनाइटेड नेशंस किसी कंट्रीज को अगर कोई सप्लाई करता है तो इसके लिए ना कुछ बेनिफिट मिलता है जिस जो करता है। तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस के थ्रू से किसी कंट्रीज को, जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, बहुत सारे गरीब देश होते हैं ना सर, जो अफ्रीकन नेशंस वगैरह है, उनको काफी हेल्प मिलता है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू से। जो भी गरीब है, इंडिया को भी एक टाइम पे बहुत कुछ मिला है, अभी भी किसी किसी चीज में हो सकता है। इसके ऊपर आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप जरूर यूनाइटेड नेशंस पे थोड़ा सा स्टडी करो। So, in respect of supplies to some notified agencies of United Nations and organizations, multinational financial institutions के through से and other organizations and UIN is issued, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा सर? UIN मिलेगा सर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बात मेरा समझे सर, इसलिए आपको मैंने ये दिखाया था। ये देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो सर, GSTIN एंड UIN। ये मैं आपको फिर से अगेन GST का कॉमन पोर्टल में लेके आया। यहाँ पर भी सर्च बाय GSTIN एंड UIN नंबर दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? हाँ सर। इसका मतलब सर बाकी लोग तो समझेगा नहीं, GSTIN फिर भी सब कोई थोड़ा बहुत समझ ले, कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोर्स करके, बट UIN नंबर में भी आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों, बिकॉज आप लोग बड़ा डेप्थ के साथ जानते हो UIN नंबर क्या होता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो नॉर्मली कॉमनवेल्थ, सॉरी आपका यूनाइटेड नेशंस का किसी कोई सप्लाई करता है तो उन केस में उनको मिलता है। ठीक है, या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को सर्विस सप्लाई कर रहा है थ्रू यूनाइटेड नेशंस, तो उनको मिलता है। बहुत सारा केस है सर, ज्ञान जितना लेते जाओगे लेते ही रहोगे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशंस, आपका रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट क्या है? एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 days of the applicant becoming liable to registrations. Application submitted within 30 days of the applicant becoming liable to registrations. ठीक है, इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन व्हिच ही इज बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल होता है, वही दिन उसका इफेक्टिव डेट होता है। एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 days of the applicant becoming liable to registrations, इस केस में क्या होगा? अगर मतलब पहला वाला केस में क्या है, एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेंट, जिस दिन एप्लीकेंट दे रहा है उसके 30 दिन के अंदर, उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हैं। और ऐसे किस केस में क्या होता है, एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 days ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब ये विद इन है और ये आफ्टर 30 days है, मतलब एप्लीकेशन ने सबमिट किया फिर उसके बाद का 30 दिन। इसमें क्या होगा, इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। तो नॉर्मली ये आपका हो जाता है अलग अलग केसेस के अलग अलग। तो मोटा मोटी आपको दोनों चीजें पता चलना चाहिए। अगर आप विद इन के अंदर कर रहे हो तो इफेक्टिव डेट आपका हो जाएगा ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, और अगर वो आफ्टर 30 days कर रहा है तो फिर इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन का डेट दिया जा रहा है। ये आ गया सर सबसे मजेदार पॉइंट कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीडियर क्या है। तो प्रोसीडियर एकदम सिंपल है सर, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ कहना चाहते हो कोई? कोई क्वेश्चन है क्या सर? नहीं सर। प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन डिपिक्टेड बाय वे ऑफ डायग्राम। चलो सर, डायग्राम क्या है? पार्ट 1, दोनों पार्ट में है सर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट हिस्सों में है। एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, every person liable to get registered and person seeking voluntary registration shall before applying for registration declare his permanent account number। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था
कि रजिस्टर करने से पहले आपको परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो आप जब भी किसी का भी रजिस्ट्रेशन करो ना सर, एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर आप जान लो सर, हो सके तो नोट डाउन कर लो। क्या चाहिए सर? पैन चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का नाम चाहिए। इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 वाला फॉर्म है सर, ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल में मिल जाएगा, यहाँ पर मिलता है सर, जो साइट मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अगर आपको लेके जाऊं तो दिस इज द एरिया सर्विस में, बस जाना है रजिस्ट्रेशंस में, न्यू रजिस्ट्रेशंस में। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशंस का फॉर्म चालू हो रहा है, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, आप सब कुछ दो, फिर आपको ऑटोमेटिकली फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाओगे डाउनलोड्स में, जीएसटी ऑफलाइन टूल्स, ऑनलाइन टूल्स, ठीक है, सारा का सारा जीएसटी का फॉर्म वगैरह एवरीथिंग यू विल गेट हियर। देख रहे हो सर? तो जब रियल में काम करोगे या फिर खुद से देखना चाहोगे तो आप जाके विजिट करके देख सकते हो साइट, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोग पढ़ लो। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल में मिलता है। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आर वैलिडेटेड, ये वैलिडेट किया जाएगा। पैन वैलिडेटेड ओनली बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस। सीबीडीटी समझते हो? पैन को कैसे वैलिडेट किया जाएगा? पैन कैसे वैलिडेट किया जाएगा सर? चलो मैं आपको सीबीडीटी के साइट में लेके चलता हूँ। सर व्हाट इज सीबीडीटी, प्लीज क्लियरली बताओ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये है आपका सीबीडीटी, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in. ठीक है, ये रहा आपका ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइट। यहीं पर जाके आप अपना पैन को वैलिडेट कर सकते हो। तो इसको जो वैलिडेट किया जाएगा ना, ये आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पर पैन वैलिडेट का ऑप्शंस रहता है सर, आप थोड़ा ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत साइट के अंदर थोड़ा सा घूमने से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से ही आपको पैन को वैलिडेट करना पड़ेगा। जीएसटी के साथ पैन वैलिडेशन नहीं होता है, पैन का वैलिडेशन होता है, वैलिडिटेशन प्रूव होता है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, इसी के थ्रू से होता है। ओके सर, तो ये वाला साइट के साथ थोड़ा बहुत फैमिलियर आपको ऐसे भी होना पड़ेगा। ओके, तो पैन वैलिडेटेड ओनली बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस। अच्छा, मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो वेरीफाई होगा सर, ये कैसे होगा? ये ओटीपी के थ्रू से होगा। मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेंड टू यू। जैसे मोबाइल में किसी को फंड ट्रांसफर करने के टाइम पे ओटीपी वगैरह आता है ना सर, एग्जैक्टली उसी वे पे होगा। उसके बाद आपको एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, जनरेट होगा, टीआरएन नंबर, प्लीज ध्यान रखना, टीआरएन नंबर जनरेट होगा एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेशन है सर, उसको ये कम्युनिकेट किया जाएगा ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, दोनों पे होगा। फिर उस टीआरएन जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफरेंस नंबर है, जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रेफरेंस नंबर को टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, नॉट रजिस्ट्रेशन, टीआरएन इज रेफरेंस नॉट रजिस्ट्रेशन, इसको रजिस्ट्रेशन के साथ कंफ्यूज मत करना। यूजिंग टीआरएन एप्लीकेशन शैल बी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी। अब पार्ट ए खत्म, अब पार्ट बी में आपको सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम अलोंग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एट द कॉमन पोर्टल। फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशंस एंड एक्नॉलेजमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, अब आपको क्या करना है, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म आपका होगा, issued to the applicant electronically, a casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax। अगर आप casual taxable person हो या फिर अगर आप कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपका जो एडवांस डिपॉजिट टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे ना, तो आपको एक अमाउंट देखना पड़ेगा कि भी आपका क्या टैक्स रेट होता है, वहां पर आप पुट करने से आपको दिखाएगा, आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब तक आप एडवांसली पेमेंट नहीं करोगे एंड एक्नॉलेजमेंट इज इशूड नहीं करेगा आपको वो, तो ओनली आफ्टर से डिपॉजिट तभी आपको करेगा। मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए आपको बाद में ही टैक्स पे करना पड़ता है, बट अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपको एक एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। बट ये अच्छा है सर, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से इसको जान के जा सकते हो। फिर वहां पर बस थोड़ा फॉर्म को फिलअप करते हुए चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। एप्लीकेशन क्या होगा सर, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा।
द प्रोसीडियर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस बाय द प्रॉपर ऑफिसर, पीओ कहते हैं, इज डेडिकेटेड इन पार्ट 2। चलो सर, अभी प्रॉपर ऑफिसर किस तरह से काम करेगा, आपका पार्ट खत्म, मतलब एज ए रजिस्ट्रेशन रजिस्टर के हिसाब से जो करना था आपने कर दिया, ठीक है। अब आपको पीओ के पास जाना पड़ेगा। पीओ का खेल चालू होता है सीन पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, चलो वो देख लेते हैं। प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशंस एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर ऑफिसर यही देखेगा कि भाई आपका एप्लीकेशन सब कुछ सही है कि नहीं, और देखेगा कि उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहिए था सब कुछ आपने दिया कि नहीं। इफ सेम आर फाउंड इज इन ऑर्डर, अगर सब कुछ सही है, यस है, तो फिर पहले मैं यस वाला बात कर लेता हूँ। इफ एवरीथिंग इज यस, देन 3 दिन के अंदर, विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, 3 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर, मतलब जितना सारा काम आप कर रहे हो, प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 3 दिन के अंदर। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 के थ्रू से। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 के थ्रू से वो आपको जीएसटी ग्रांट कर देगा। बट अगर नो है, अगर सब कुछ सही नहीं है, तो क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज from application date, thereby seeking clarifications, informations or documents from the applicant. If applicant has furnished the clarifications, information or documents within 7 working days from the receipt of notice, अब बात समझ रहे हो, प्रॉपर ऑफिसर को इशू करेगा नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली, अगर सब कुछ सही नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इशू करेगा इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट, thereby seeking clarifications, पूछेगा कि भाई सब कुछ सही नहीं है, ठीक है। अगर एप्लीकेंट जो है, इफ एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 दिन के अंदर नोटिस पाने के बाद, अगर ये येस है, तो प्रॉपर ऑफिसर अगर उसके साथ सेटिस्फाइड है, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, हाँ भाई जो भी क्लैरिफिकेशंस मैंने मांगा था वो सब सही है, देन क्लैरिफिकेशंस जमा करने के 7 दिन के अंदर, क्लैरिफिकेशंस जमा करने के विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, proper officer will grant registration certificate in form GST or registration 06. But अगर वो satisfied नहीं है, if no, if proper officer is satisfied with it, no है, तो फिर proper officer will reject the applications for reasons to be recording in writing. वो registrations reject कर देगा और उसका reason के साथ उसको लिख के रखेगा कि क्यों उसने reject किया, और उसके साथ क्लैरिफिकेशंस मतलब क्या क्या है, इंक्लूड्स क्लैरिफिकेशंस में मॉडिफिकेशंस भी आता है, करेक्शंस भी आता है, पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशंस अदर देन पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस छोड़ के बाकी चीज को आप मॉडिफिकेशंस, करेक्शंस, पर्टिकुलर्स चेंज या क्लैरिफिकेशंस में ला सकते हैं, क्योंकि पैन, स्टेट, मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस तो पहले ही वेरीफाई हो चुका था, इसको फिर से दोबारा वेरीफाई करने का तो कोई मतलब नहीं है। सर बताना सर, यहाँ तक का रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है कुछ समझ में आ रहा है सर, कि पीओ किस तरह से, प्रॉपर ऑफिसर, हाउ अ प्रॉपर ऑफिसर पार्ट 2 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं सर। यहाँ तक का क्लियर है तो बता देना प्लीज। हाँ सर। अब क्या होता है सर, कहानी का एक स्पेशल ऐसी एरिया है सर, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। सपोज मानो एप्लीकेंट का सब कुछ जमा हो गया, जो एप्लीकेंट है वो सब कुछ ठीक ठाक किया, बट प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शंस विद इन 3 वर्किंग डेज, प्लीज रिमेंबर रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस और विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से 3 दिन एंड 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशंस इन्फॉर्मेशन, मतलब क्लैरिफिकेशंस की किसमें 7 दिन तक के अंदर अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो ये मान लिया जाएगा the applications for grant of registration shall be deemed to have been approved. Deemed मतलब आप लोग समझते हो ना, लो मान लिया हमने, लो मान लिया हमने कि सब कुछ हो गया है, ठीक है। डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशंस, अगर पीओ के तरफ से, प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से कोई प्रॉपर जवाब टाइम पे नहीं आता है, सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस के 3 दिन के अंदर और क्लैरिफिकेशंस या इंफॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट जमा करने के 7 दिन के अंदर अगर नहीं आता है,
तो मान लिया जाएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर लिया गया। फिर स्पेशल प्रोसीजर और दोनों पर्सन है यहाँ पर सर, इसके बारे में मैं आपको पहले से ही बात कर रहा हूँ कि ये दोनों एक स्पेशल टाइप ऑफ बंदा है जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ता है। दैट्स व्हाई स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन टू सीडीटी ऑफ एंड एनआरडीटी। एनआरटीडी एंड सीडीटी कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सीटी ही बोल सकते हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एंड एनआरटीडी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो एक हो गया आपका सीटीडी मतलब कैजुअल टैक्स डीलर या नॉन रेजिडेंट टैक्स डीलर, इस तरह से भी बोला जा सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक सेकंड, ओके तो पॉइंट क्या है सर? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज वन हु हैज रजिस्टर्ड states in India but wants to effect supplies from some other states in India which he is not having any fixed place of business। ठीक है, आप समझ गए, इससे पहले मैं पहले ही बोल चुका था इसके बारे में। and such person needs to register in the states from where he seeks to supply as a casual taxable person। the non-resident taxable persons कौन है? in one which who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supplies from any states in India and for that he needs GST registration। सर ये दोनों क्लियर है ना? मैं पहले ही बोल चुका था, अगर कोई डाउट है तो बता दो। सीटीडी एनआरटीडी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्संस और डीलर या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और डीलर में कोई दिक्कत है सर? नो सर। रोशनी, मौसमी? ना दादा। अब देखो ये सीटीडी एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब्स स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशंस एज आल्सो फॉर एक्सटेंशन of the operation period of such casual or non-resident taxable persons। they have to apply for registrations at least 5 दिन पहले उनको registration के लिए अप्लाई करना पड़ता है in advance before making any supply। अगर आप कोई casual taxable person हो या फिर अगर आप कोई non-resident taxable person हो तो आपको at least 5 दिन पहले बताना पड़ेगा registrations के लिए। registration is granted to them or period of operation is extended only after they make advance deposit of the एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। जो भी उनका टैक्स लायबिलिटी बनता है वो एडवांस में देना पड़ेगा, मतलब जो मंथली नॉर्मली पेमेंट बाद में करना पड़ता है, इनके केस में एडवांस में देना पड़ेगा, फिर जाके आपका रजिस्ट्रेशन को माना जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड देम, लिमिटेशन सर, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस और 90 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन रजिस्टर करेगा उसके बाद से 90 दिन तक का रजिस्ट्रेशन दिन का वैलिडिटी रहता है, या फिर अगर कुछ स्पेशल डेट वहां पर वो स्पेसिफाई करता है तो स्पेसिफाइड डेट उनको मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्रॉपर ऑफिसर कैसे देख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट सर, अमेंडेड रजिस्ट्रेशंस। रजिस्ट्रेशंस को अमेंड कर सकते हो क्या? देखो सर अमेंड कर सकते कि नहीं, रजिस्ट्रेशंस को अमेंड कर सकते कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं सर। Except for the changes in some core informations in the registrations applications, a taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific approval from the tax authority. In case the changes core fields of information, अगर ये बहुत ही core business की activity का बात है, भाई किस चीज के वो business कर रहा है, अगर वो core matter है तो फिर देखना पड़ेगा। Except for the changes in some core informations in the registrations applications, a taxable person जो tax दे रहा है सर, वो amendment कर सकता है without requiring any specific approval from the tax authority. In case the change is core field of information, the taxable person will apply for amendment within 15 days of the event necessitating the change। मतलब जिस दिन चेंज करना है उसके बाद, मतलब चेंज के लिए जिस दिन अप्लाई करना है उसके पहले 15 दिन पहले आपको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। द प्रॉपर ऑफिसर देन विल प्रूव द अमेंडमेंट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। उसके बाद वाला 15 दिन में वो उसको अमेंडमेंट करके देगा। मतलब कुल मिला के
30 दिन का कुल मिलाकर टाइम लग जाएगा। फॉर चेंजेस इन नॉन कोर फील्ड, मतलब उतना कोर वाला मैटर नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैटर नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए प्रॉपर ऑफिसर का, मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है वो खुद ही कॉमन पोर्टल में जाके चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर बहुत ही कोर पार्ट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एरिया है, टैक्स को लेकर कोई मामला है, तो उसमें अमेंडमेंट लाना है तो फिर वो प्रॉपर ऑफिसर्स का प्रॉपर परमिशन 15 दिन पहले लेना पड़ेगा, फिर जाके एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। कैंसिलेशंस, अब बात आता है सर कैंसिलेशंस और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? देखो सर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल आप खुद भी कर सकते हो, प्रॉपर ऑफिसर की आपके बिहाफ में कर सकता है। तो कब क्या खेल होता है? रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड आइदर बाय प्रॉपर ऑफिसर और ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। आप चाहो तो प्रॉपर ऑफिसर को भी कैंसिल कर सकता है, या प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो खुद भी कैंसिल कर सकता है, या फिर आप चाहो तो आप भी कैंसिल करवा सकते हो। किस क्या केस में हो सकता है सर? अगर आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप बिजनेस को अमलगामेट कर रहे हो विद अदर लीगल एंटिटीज के साथ, डीमर्ज कर रहे हो, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा पुराना वाला। चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, जैसे कि एमओए एओए, याद है ना सर? आप लोग ये कंपनी लॉ में पढ़े हो सर, एमओए चेंज हो रहा है सर बिजनेस का, तो इन दैट केस में आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जो टैक्सेबल पर्सन है वो और लायबल रहना नहीं चाहता है, बिजनेस बंद कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप को डी रजिस्टर्ड कर ही सकता है, तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वेरीफाई होगा फिर बनेगा सर। लेकिन सर आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन, इसको सुओ मोटो कहते हैं सर, जब खुद से किया जाता है, मतलब ओन मोशंस, आप लोग में लॉ में पढ़ा है सर, ओन मोशन सुओ मोटो, ओन मोशन से भी हो सकता है। कब कब हो सकता है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंट्रावेंट द प्रेस्क्राइब प्रोविजंस, अगर वो प्रेस्क्राइब प्रोविजंस को कंट्रावेंट करता है, कंट्रावेंट मतलब अगर वो मानता नहीं है, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेशन रूल्स है नहीं मानते हो, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ्स, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और कंटिन्यूअसली 6 महीने तक, पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर आप कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक आपने पेमेंट नहीं भरा, अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो, आप जानते हो इस कॉम्पोजिशन सप्लायर, कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, अगर आप 3 महीने तक नहीं भरा, तो इन दैट केस आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पर्सन, जो लोग वॉलंटरीली आपने आपको रजिस्ट्रेशन किया है सर, वो बिजनेस स्टार्ट करने के 3-6 मतलब विद इन 6 मंथ अगर कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 महीना हो गया बट बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, रजिस्टर कर लिया पर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई जाली तरीके से विलफुल मिसस्टेटमेंट देके या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स देके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो इनके केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सर प्लीज टेल मी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल का एक एक पॉइंट क्लियर है सर? प्लीज टेल मी सर। Yes, sir. Now, cancellation का procedure क्या है? So, last part. Once registered person has applied for cancellation of registrations or the proper officer seeks to cancel his registrations, proper officer may suspend his registrations during pendency of proceedings relating to cancellations of registrations filed by such registered persons. Procedure for cancellations क्या है? Where the registered persons applies for cancellations, where the proper officer cancels the registrations. दोनों केसेस हैं, एक केस में रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई कर रहा है कैंसिल के लिए और एक केस में प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर रहा है, तो क्या होगा? Registered person seeking cancellation shall apply for the same within 30 days of occurrence of the event of warranting cancellations. 30 दिन के अंदर इन प्रेस्क्राइब फॉर्म फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड, मतलब उसमें उसको बताना पड़ेगा कितना स्टॉक उसके पास है, कितना इनपुट उनका क्रेडिट बाकी है, कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में कितना है हेल्ड इन स्टॉक, कैपिटल गुड्स का क्या हिसाब है हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डेट फ्रॉम व्हिच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज शाउट, जिस दिन से वो कैंसिलेशन चाहते हैं, लायबिलिटी कुछ है कि नहीं,
पेमेंट कुछ बाकी है कि नहीं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या जमा करना पड़ेगा, सब कुछ उसको देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाके वो बोल सकता है। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, सब कुछ देने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है shall issue the order of cancellations within 30 दिन 30 days of submission of applications for the same। ये रहा एक पॉइंट। अनदर पॉइंट इज अगर प्रॉपर ऑफिसर खुद ही कैंसिल कर देता है, इसको क्या कहते हैं, ईओ सेल इशू एससीएन। एससीएन मतलब सर लिख के रख लो सर, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस, नोटिस भेजता है ना सर कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तो इसके लिए आपको शो कॉज किया जा रहा है, कारण दिखाने के लिए बोला जा रहा है कि भाई कॉज दिखाओ। शो कॉज नोटिस भेजता है, कारण दिखाने वाला नोटिस। यू शैल इशू एससीएन, शो कॉज नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज टू रिप्लाई टू सेड नोटिस 7 दिन के अंदर। अगर वो 7 दिन के अंदर रिप्लाई देते हैं, कैंसिलेशन ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ द रिप्लाई टू एससीएन। अगर वो रिप्लाई दे देते हैं तो रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। बट कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स ड्रॉप किया जा सकता है, कि प्रोसीडिंग्स जो होने वाला था कैंसिल का वो ड्रॉप हो सकता है अगर इफ रिप्लाई टू एससीएन इज सेटिस्फाइड। अगर सोकॉज नोटिस का कारण अगर सेटिस्फैक्टरी है तो फिर प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, कैंसिल नहीं किया जाएगा। वेर इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू सोकॉज नोटिस, पर्सन क्या किया, रिप्लाई ना करके उसका जो भी पेंडिंग था, रिटर्न्स था, सब कुछ पेमेंट वगैरह कर दिया, जो भी उसने गलती किया था सब गलती सुधार लिया, ठीक है, इंटरेस्ट लेट फी सब पेमेंट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका भी कैंसिलेशन ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं किया जाएगा। एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार कैंसिल होने के बाद फिर से वो कैंसिलेशन को रिवोक कर लिया जाए? मतलब पहले बोला गया था कैंसिल हो गया है, बट अभी कैंसिलेशन का जो आप पे बर्डन चढ़ा गया था वो कैंसिलेशन आपको फिर से आपको मिल जाए, मतलब वो कैंसिल को मिस्टेक कर दिया जाए, नहीं कैंसिल नहीं है, तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड सुओ मोटो मींस ओन मोशंस, मैं आपको बताया, बाय द प्रॉपर ऑफिसर द टैक्सेबल पर्संस कैन अप्लाई। मतलब अगर प्रॉपर ऑफिसर खुद से कर दिया था, अब टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर रिक्वेस्टिंग द ऑफिसर फॉर रिवोकिंग द कैंसिलेशन ऑर्डर बाय हिम। हाउएवर बिफोर से अप्लाई करने से पहले द पर्सन हैज टू मेक गुड द डिफॉल्ट्स, मतलब बाय फाइलिंग ऑल पेंडिंग रिटर्न्स, मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज एंड सो which is registrations and cancel be by the officer। मतलब जो किया गया था वो सारा का सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ अगर वो पेमेंट कर देगा तो हो जाएगा। If satisfied, the proper officer will revoke the cancellation RTR ordered by him। मतलब रिवोक मतलब कैसे, छीन लेना, कैंसिल को छीन लेना है, ठीक है, अगर सब कुछ सेटिस्फैक्टरी है छीन लेगा। However, if the officer concludes to reject the request for revocations of cancellations, he will first observe the principles of natural justice by way of issuing notice to the person and hearing him on the issues। अगर ऑफिसर को लगता है कि नहीं कैंसिलेशन रिजेक्ट ही होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको प्रॉपर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उसको सुनना पड़ेगा कि भाई क्या बात है, हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर केसेस होता है। इसलिए जीएसटी कोर्ट में इसका केसेस होता है सर, जीएसटी का केस लड़ना पड़ता है, इसमें सीएस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ही है, सीए का भी इंपॉर्टेंस ही है, सीए में भी इसके ऊपर बहुत लड़ाई लड़ता है सर। आप लोग तभी तो इतना सारा नॉलेज लेके जाओगे, नॉर्मल लोग तो इतना जानते ही नहीं है सर, तभी ना आप लोग सीए में कहलाओगे। अगर ये पूरा का पूरा हो जाएगा, मैं नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे ही हो जाए इसके नीचे सर कुछ एमसीक्यूज दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, एक बार प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना। एमसीक्यूज एज वेल एज ब्रॉड क्वेश्चंस, डिस्कस किया हुआ क्वेश्चंस भी है, क्योंकि आपको अगर ब्रॉड क्वेश्चंस पता है ना सर, आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हो, दैट्स वाई इट्स माई रिकमेंडेशन कि प्लीज ब्रॉड के साथ शॉर्ट भी कर लो, शॉर्ट तो करना ही है, ब्रॉड भी कर लेना है, ठीक है, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अगर आपको पूरा पता चल गया तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हो, इतना इनफ है सर, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। और एक चीज, अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आप जीएसटी में एक्सपर्ट्स बने, तो मैं आपको केस स्टडीज दे दूंगा सर, वो केस स्टडीज को आपको घर में गो थ्रू करना है, ठीक है, जहां पर दिक्कत होगा हम क्लास में खुला ओपन डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडीज में। इट्स माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग केस स्टडीज जरूर करें सर, क्योंकि आप लोग कोई नॉर्मल या ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स नहीं बनोगे, आप लोग चार्टर्ड बनोगे, कंपनी सेक्रेटरीज बनोगे, चार्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग बहुत ही प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीएसटी को रेडी करें। बोलो सर, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? मौसमी, रोशनी, ज्योति,
रिंकी बताओ। हाँ दादा। ज्योति ऑल क्लियर सर? मौसमी? यस सर। ओके হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তো ভালো করে একবার গো থ্রু করে নে, क्वेश्चंस গুলো रेडी করে নে, ठीक है? क्वेश्चंस प्लीज रेडी करना, क्वेश्चंस जितना सारा है एक बार गो थ्रू करके, और केस स्टडीज में मैं भी शेयर करता हूँ नोट्स, केस स्टडीज, समरी एंड क्वेश्चंस, बस और कुछ करने का जरूरत नहीं। ओके सर, ओके सर, बाय सर। ঠিক আছে দাদা, टाटा टाटा बाय। রাখছি দাদা। टाटा বাই স্যার। बाय।